नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग और आप देख रहे हैं खबरों का टॉप एंगल, जहां हम आपको खबरों से सिर्फ रूबरू नहीं कराते बल्कि उसके हर पहलू की जानकारी देते हैं, क्योंकि हमारे लिए खबर का मतलब शोर नहीं बल्कि आपको उसके हर पहलू से अवगत कराना है। जो आपको किसी चैनल पर नहीं दिखाया जाता, यहां खबरों के उस एंगल को आपको समझाया जाता है। ये वही एंगल जिसे आप जानना चाहते हैं। तो चलिए खबरों के टॉप एंगल में आज की पहली खबर की बात कर लेते हैं, जो रहेगी कुछ नेताओं की, जिन्होंने अपनी सियासत चमकाने के लिए भगवा को बदनाम करने की कोशिश की। हिंदू और भगवा आतंकवाद गढ़ने की साजिश हुई है, लेकिन गृह मंत्रालय ने इसे खारिज कर दिया। दूसरी खबर दिल्ली में टारगेट किलिंग को लेकर, इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और गणतंत्र दिवस के पहले आतंकियों ने खूनी प्लान तैयार किया था, जिसे दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया है। और अगली खबर दिखाएंगे, वो खबर काशी को पर्यटन हब बनाने की है, प्रधानमंत्री के विजन की है। गंगा घाट पर बनाई गई टेंट सिटी अब गुलजार हो गई है। इस खबर की बात भी करेंगे। तमाम इन खबरों पर आज खबरों के टॉप एंगल में आपको हर टॉप एंगल से अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे भगवा को बदनाम करने की साजिश की। सियासत चमकाने के लिए भगवा को बदनाम करने की कुछ नेताओं की कोशिश पूरी तरह से बेकार हो गई है, क्योंकि आरटीआई से मांगे गए आतंकवादी संगठनों के बारे में गृह मंत्रालय ने जवाब देते हुए साफ कह दिया है कि हिंदू या भगवा आतंकवाद जैसा कुछ नहीं है। दो 2006 मालेगांव बम ब्लास्ट के बाद हिंदुओं को आतंकी की तरह पेश करने की कोशिश हुई। अपनी सियासत चमकाने के लिए कुछ नेताओं ने ऐसा किया। सियासी बिसात जीतने के लिए हिंदू और भगवा आतंकवादी जैसे शब्द गढ़े गए, जिसका हिंदू संगठनों से लेकर हर हिंदू ने विरोध किया था। अब एक बार फिर से ये शब्द चर्चा में है। इस बार ये शब्द उन लोगों के मुंह पर तमाचे की तरह पड़ रहा है जिन्होंने हिंदू और भगवा को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की। आरटीआई एक्टिविस्ट प्रफुल्ल पी सारदा ने आरटीआई के तहत भारत में एक्टिव आतंकी संगठनों के नाम पूछे थे। साथ ही यह भी पूछा था कि 2006 मालेगांव ब्लास्ट में हिंदू या भगवा आतंकवादी शामिल थे या नहीं। इसके अलावा आरटीआई कार्यकर्ता ने इस्लामी आतंकवाद शब्द के बारे में विवरण मांगा और पूछा कि क्या इस तरह के संगठन भारत में किसी बम विस्फोट में शामिल थे। आरटीआई एक्टिविस्ट की मांगी गई जानकारी जब गृह मंत्रालय की ओर से दी गई तो उसमें स्पष्ट रूप से हिंदू या भगवा आतंकवाद जैसे किसी भी संबंध या शब्द से इनकार कर दिया गया, लेकिन इस्लामी आतंकवाद की मौजूदगी के बारे में जानकारी दी गई। इस जानकारी के आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सही है, केवल भारत में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद नाम का कोई शब्द नहीं था, ना इस तरह का कोई संगठन है, ना इस तरह की कोई गतिविधियां हैं। लेकिन कांग्रेस ने, सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह ने संयुक्त जोड़ी बनाकर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, हिंदू संगठनों को टारगेट में लेने के लिए और बढ़ते हुए हिंदुत्व के परचम को रोकने के लिए उन्होंने भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े। और जिससे जो 26/11 का जो बंबई में हमला हुआ था, ताज होटल पे जो हमला हुआ था, उस हमले को भी उन्हें सुनियोजित हिंदुओं पर मरने की कोशिश की गई। लेकिन निश्चित रूप से जो आरटीआई आई है उसमें स्पष्ट रूप से ये पता लग गया है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करते करते हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया, हिंदू आतंकवाद शब्द को गढ़ने का काम किया, हिंदू भगवा आतंकवाद को गढ़ने का काम किया, जिस तरह से सुशील शिंदे जी, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी तो लगातार जयपुर अधिवेशन में भी किस तरह से वो लोग लगातार हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद का एक नया कंसेप्ट गढ़ने का काम किया। ये लोग वो लोग हैं जो बाटला इनकाउंटर पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, याकूब मेनन की फांसी रुकवाते हैं, अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए पहुंच जाते हैं और ऐसे कुछ लोगों को लगातार पालने पोसने का काम करते हैं। ये तुष्टीकरण को बचाने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग लगातार बहुसंख्यक संप्रदाय को प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं।
महाराष्ट्र में बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस के खेमे में जाने वाले उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने ये तो कहा कि भगवा आतंकवाद कभी था ही नहीं, ना हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के उन नेताओं के बारे में कुछ नहीं कहा जिन्होंने भगवा आतंकवाद को गढ़ने की कोशिश की। आरटीआई एक्टिविस्ट प्रफुल्ल सारदा की मांग पर गृह मंत्रालय ने जवाब दिया है कि भगवा या हिंदू आतंकवाद नाम का कोई शब्द हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है। गृह मंत्रालय के इस बयान का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हम शुरू से ही कहते आए हैं कि हिंदू बहुत ही सरल, बहुत ही सौम्य और सबको समा लेने वाला एक धर्म है। हिंदू कभी आतंकवादी हो नहीं सकता, न तो कभी उसकी बात कर सकता है। यही बात हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी हमेशा कहते। तो यदि गृह मंत्रालय ये कहता है कि हिंदू या भगवा आतंकवाद नाम का शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है, हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो हिंदुओं को बदनाम करने का षड्यंत्र रचते हैं। एक उन्हें सबक मिल रही है कि आप कितना दिन सच को छुपाएंगे, सच तो सबके सामने एक दिन आ ही जाता है। भगवा आतंकवाद जैसा कुछ ना होने की बात जब सामने आई और बीजेपी का खुद पर सीधा हमला होता देख कांग्रेस ने इसे 2024 का चुनावी शगुफा बता दिया। कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद ये बीजेपी जानबूझकर सामने लाई। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा इस समय अपने पूरे चरम पे है। धीरे धीरे ये यात्रा समापन की ओर बढ़ रहा है और जैसे जैसे समापन की ओर बढ़ रहा है, भारी से भारी संख्या में जनता का जुड़ाव इससे और बढ़ता जा रहा है और यही देख के विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां जो है वो परेशान हैं। अब एक नया शगुफा आया हुआ है और वो है कि हिंदू आतंकवाद। ये हिंदू आतंकवाद का जिन एक बार फिर से भाजपा ने जो है वो खोला है। 2024 का जो चुनाव आ रहा है, इसी के मद्देनजर देखते हुए भाजपा कहीं ना कहीं फिर ये शगुफा लेके आई है कि हिंदू आतंकवाद का कोई शब्द नाम है ही नहीं है। तो ठीक है, हिंदूवाद का शब्द अगर नाम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। भगवा आतंकवाद को गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया है, जो इस शब्द को गढ़ने वालों के लिए सियासी लिहाज से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए अब वो मुंह छिपाते या इस सवाल से बचते नजर आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो भगवा आतंकवाद को गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब इसका इस्तेमाल करने वालों पर बीजेपी और हिंदूवादी संगठन हमलावर हैं। तो इस खबर का टॉप एंगल भी अब समझ लेते हैं और आपको बताते हैं कि इसका इस्तेमाल कब और किन किन लोगों ने किया था। दरअसल भगवा आतंकवाद का इस्तेमाल मालेगांव ब्लास्ट के बाद पहली बार हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल हुआ था। शिवसेना ने शरद पवार पर सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। 2010 में पी चिदंबरम ने हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। सुशील कुमार शिंदे पर भी हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। राहुल गांधी ने लश्कर से ज्यादा हिंदू संगठनों को खतरनाक बताया था। दिग्विजय सिंह भी संघ पर हमलावर रहते हैं, उन्होंने भी संघ आतंकवाद का प्रयोग किया था। तो ये वो तमाम मौके, वो तमाम समय रहे जब इस शब्द का प्रयोग किया गया। ये तो आपको पता चल गया है कि किस किस ने हिंदू या भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन अब ये शब्द चर्चा में आया क्यों, ये भी जान लीजिए। पूरा मामला क्या है ये आपको बता देते हैं। दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट हैं प्रफुल्ल, जिन्होंने आतंकी संगठनों की जानकारी मांगी। हिंदू या भगवा आतंकवाद के बारे में विवरण मांगा गया था। क्या किसी बम विस्फोट में कोई भगवा आतंकवादी शामिल था, ये सवाल किया गया था और गृह मंत्रालय ने जवाब दिया है। रिकॉर्ड में हिंदू या भगवा आतंकवाद शब्द ही नहीं है, ये जवाब गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया। आरटीआई एक्टिविस्ट प्रफुल्ल पी सारदा ने आतंकवादी संगठनों पर जवाब मांगा था और मांगे गए सवालों का जवाब गृह मंत्रालय ने दिया। उन जवाबों को भी आपको बता देते हैं और ये बताते हैं कि भारत में कितने संगठन हैं जो आतंकवादी संगठन घोषित हो चुके हैं। उनमें से जो मुख्य हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। गृह मंत्रालय का जवाब आपको बताते हैं। रिकॉर्ड में हिंदू या भगवा आतंकवाद शब्द नहीं है, ये जवाब दिया गया।
42 संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन में बब्बर खालसा इंटरनेशनल है, खालिस्तान कमांडो फोर्स है, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स है। इसके अलावा लश्कर तैयबा है और इसके अलावा पसबन अहले हादी है और जैश ए मोहम्मद इसमें शामिल हैं। इसके अलावा और जो संगठन है वो है हरकत उल मुजाहिदीन और हरकत उल जिहाद इस्लामी। ये तमाम वो संगठन हैं जिन्हें आतंकी संगठन भारत में घोषित किया जा चुका है। तो ये पूरा मामला क्या है ये आपने समझा, और किस तरह से ये हिंदू आतंकवाद और इस तरह के शब्द बार बार प्रयोग में लाए जाते हैं और इसे लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से क्या जवाब दिया गया है ये भी हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब दिल्ली में आतंकियों की टारगेट किलिंग। इस साजिश को अब पुलिस ने नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं और साथ ही कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे इनके तार खालिस्तानी आतंकी और आईएसआई से जुड़े हुए नजर आते हैं। देखिए रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले देश की राजधानी को दहलाने की आतंकी साजिश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नाकाम किया। पुलिस ने दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से जगदीप सिंह नाम का एक आतंकी कनाडा में बैठे अपने आका आतंकवादी अर्शदीप डल्ला के इशारे पर काम कर रहा था, जबकि दूसरा नौशाद आईएसआई के इशारे पर नापाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। नौशाद पाकिस्तान में रह रहे लश्कर तैयबा के आतंकी सोहेल के संपर्क में था। ये अपनी कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर चुके थे, उसके लिए इनकी फंडिंग हो चुकी थी, इनके पास पैसे आने शुरू हो गए थे और इन्हें अभी रिकॉनेसेंस करना था, ट्रैकिंग करनी थी। तो ये ऐसा नहीं कि समथिंग वाज गोइंग टू हैपन इमीडिएटली, बट दे वर प्लानिंग समथिंग। पकड़े गए आतंकियों का प्लान दिल्ली में टारगेट किलिंग करके तहलका मचाने का था, जिसके लिए उन्होंने अपने आकाओं को खुश करने के लिए हत्या का एक वीडियो भी भेजा। इन दोनों ने नशे के आदी 21 साल के युवक से दोस्ती की, फिर 14 या 15 दिसंबर को उसकी हत्या कर दी, शव के टुकड़े किए और 37 सेकंड का डेमो वीडियो बनाकर अपने आकाओं को भेजा। इन्होंने एक आदमी का मर्डर भी किया था दिसंबर के महीने में, और वो मर्डर इन्होंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि जो इनके क्रॉस बॉर्डर हैंडलर्स हैं उनको ये अपना कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर सकें, ये कितने कैपेबल हैं। इसमें जो जगजीत जग्गा है, इसका हैंडलर कनाडा बेस्ड अर्शदीप डाला, जो कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वो है। और नौशाद जो दूसरा इसमें आदमी है, नौशाद पे पहले भी मर्डर के केसेस हैं, और नौशाद का क्रॉस बॉर्डर एक LETSI हैंडलर है जो सस्पेक्टेड है, वो उसको हैंडल कर रहा था। इनकी फंडिंग हो रही थी और ये एक बड़ी राइट विंग लीडर्स को टारगेट करने की प्लानिंग बना रहे थे, जिसके लिए तैयारी कर रहे थे। दोनों आतंकियों के पास से 3 ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 हैंड ग्रेनेड और 22 कारतूस बरामद किए गए। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली कि जहांगीरपुरी में एक पर्टिकुलर जगह पर ये 2 लोग रह रहे हैं और ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इनकी अरेस्ट से इनके पास से 2 हैंड ग्रेनेड, जो कि मिलिट्री ग्रेड हैंड ग्रेनेड्स हैं, 3 पिस्टल्स और कार्ट्रिजेस मिले हैं। इन दोनों आतंकियों को गणतंत्र दिवस के पहले टारगेट किलिंग करनी थी। इस साजिश को पाकिस्तान और कनाडा में बैठे आतंकियों ने रचा। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 12 जनवरी को जहांगीरपुरी इलाके से 2 खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों भलसवा डेयरी के पास एक घर में किराए पर रह रहे थे। आतंकियों से पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हुए, जिसके आधार पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इन दोनों पर UAPA के तहत केस दर्ज किया गया। पूछताछ के आधार पर ही उनके घर पर छापेमारी की गई, जहां से हथियार बरामद हुए। साथ ही घर में खून के निशान भी मिले, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ कि इन्होंने किसी की हत्या की है। शनिवार शाम को इन्हीं की शिनाख्त पर भलसवा इलाके के नाले से एक शव भी बरामद किया गया, जिसके 3 टुकड़े किए गए थे। ये वही शव है जिसके टुकड़े कर इन आतंकियों ने डेमो वीडियो बनाया। आतंकियों के मोबाइल से आतंकी प्लानिंग का ब्लूप्रिंट भी मिला, जिसकी जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इनके संपर्क में कोई और हो तो उस पर भी शिकंजा कसा जाए।
तो 26 जनवरी से पहले इन आतंकियों ने टारगेट किलिंग का प्लान बनाया ताकि दहशत फैलाई जा सके, लेकिन इनकी नापाक साजिश का खुलासा हो गया। यह खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इस साजिश में आईएसआई के साथ खालिस्तानी आतंकी भी शामिल हैं। तो इस खबर का आप टॉप एंगल समझ लेते हैं, बताते हैं कि कैसे ये पूरा खुलासा हुआ। दिल्ली को दहलाने की साजिश आखिर नाकाम कैसे हुई? दिल्ली के भलसवा डेयरी टारगेट किलिंग में यह खुलासा हुआ। 12 जनवरी को नौशाद और जगजीत सिंह की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में दोनों का आतंकी कनेक्शन सामने आ गया और आतंकी आकाओं को ही खुश करने के लिए यह हत्या की गई थी। प्लानिंग के तहत भलसवा डेयरी के पास यह मकान लिया गया था, जो किराए का मकान बताया जा रहा है। आतंकियों के मोबाइल से हत्या का वीडियो भी मिला है, जिसे खालिस्तानी आतंकी और आईएसआई को भेजा गया। ये वीडियो डेमो वीडियो बताया जा रहा है और टारगेट किलिंग कर ये तमाम अपने आकाओं को खुश कर लेना चाहते थे, इसीलिए वीडियो बनाया गया, उन्हें भेजा गया। और उसके बारे में भी डिटेल में आपको बता देते हैं जो कुछ बात हुई है, पूछताछ के दौरान क्या कुछ सामने आया है, हत्या आखिर क्यों की गई। दरअसल अपने आतंकी आकाओं को खुश करने के लिए यह हत्या को अंजाम दिया गया। नशे के आदी युवक से पहले दोस्ती की गई, फिर उसकी हत्या कर दी गई। जिस युवक की हत्या की गई उसके हाथ पर त्रिशूल का निशान बना था। युवक की हत्या की गई, उसके 8 टुकड़े कर दिए गए और 37 सेकंड का ये वीडियो बनाया गया, जिसे पाकिस्तान में आतंकी सोहेल को भेजा गया। और ये वीडियो को देखने बाद कतर से इनके खाते में 2 लाख रुपए भी ट्रांसफर किए गए थे। तो इस हत्या को लेकर आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को क्या क्या और बताया है, ये भी आपको बता देते हैं। क्या कुछ खुलासे इस पूछताछ के दौरान हुए हैं, ये भी जरा समझिए। दरअसल पुलिस आतंकी नौशाद और जगजीत से सख्त पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में हत्या के बारे में कई बातें बताई गई हैं। आतंकियों ने हत्या की, फिर गला रेतते हुए ये वीडियो बनाया गया जो 37 सेकंड का बताया जा रहा है और शव के टुकड़े किए गए नाले में उसे फेंक दिया गया। बहरहाल स्थानीय लोगों ने भी इन आतंकियों को फ्रिज ले जाते हुए देखा था और इसीलिए शक अब ये हो रहा है कि आतंकियों ने इसी फ्रिज का इस्तेमाल किया डेड बॉडी को ले जाने के लिए। तो इस पूरी गुत्थी से अब परत दर परत तमाम परतें उठती जा रही हैं। इन आतंकियों का किन आतंकी संगठनों से संबंध है, ये किन आतंकी संगठनों के संपर्क में थे, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। आतंकी संगठनों से कनेक्शन की जो बात सामने आई है, इसमें हरकत-उल-अंसार का जो संगठन है, खालिस्तानी आतंकी संगठन है, लश्कर-ए-तैयबा संगठन है और आईएसआई संगठन है। ये तमाम वो संगठन हैं जिनसे इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को अब जोड़कर देखा जा रहा है। और अब आपको पकड़े गए इन तमाम आतंकियों की हिस्ट्री भी बता देते हैं, किस तरह से ये हिस्ट्री शीटर रहे हैं। जगदीप, जिसकी बात हो रही है, ये विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था और नौशाद का आतंकी संगठन हरकत-उल-अंसार से कनेक्शन बताया जाता है। नौशाद एक डबल मर्डर केस में सजा काट चुका है और जेल में आरिफ मोहम्मद और सोहेल से इसकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी सोहेल के संपर्क में था नौशाद और 2018 में सोहेल भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया था। नौशाद अप्रैल 2022 में जेल से बाहर आया और बाहर आने के बाद सोहेल के संपर्क में था। सोहेल ने ही नौशाद को प्रभावशाली हिंदुओं की हत्या का काम सौंपा था। तो किस तरह से ये पूरी प्लानिंग की गई, किस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया और किस तरह से डर फैलाने की कोशिश और अपने आकाओं को खुश करने की ये कोशिश की गई, ये पूरा सच अब खुलकर सामने आ चुका है। लेकिन अब जरूरत है कि इनके और लिंक्स खंगाले जाएं ताकि आने वाले समय में किसी और बेकसूर को मौत के घाट न उतार दिया जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे काशी की। काशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यटन का हब बनाना चाहते हैं और इसके लिए लगातार काम हो रहे हैं। वाराणसी के घाटों को अब भव्य रूप दिया जा रहा है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। गंगा में क्रूज यात्रा शुरू हो चुकी है और अब गंगा किनारे टेंट सिटी बसाई गई है जो पर्यटकों से गुलजार हो उठी है। देखिए तस्वीर। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूं,
मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, काशी में नामांकन करने आए थे, तब उन्होंने ये बात कही थी। उसी समय तय हो गया था कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो काशी का कायाकल्प होकर रहेगा। 2014 में बीजेपी भारी बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता में आई और प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। उसके बाद काशी में विकास की बयार बहनी शुरू हुई। प्रधानमंत्री का विजन काशी को पर्यटन का हब बनाने का था, जो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। बीते 8 सालों में तमाम काम हुए हैं, जिनका जिक्र न करते हुए सीधे गंगा किनारे बसाए गए टेंट सिटी की बात करते हैं, जो पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेंट सिटी का उद्घाटन किया, जिसमें अब भारत के कोने कोने से पर्यटक पहुंच रहे हैं और काशी के अलग अलग रंग का लुत्फ उठा रहे हैं। न सिर्फ देश से बल्कि विदेश से भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। तीस हेक्टेयर में रेत में बसे टेंट हाउस में करीब 200 कॉटेज बनाए गए हैं, जिसमें समंदर किनारे बसे कॉटेज की तरह हर सुविधा दी गई है। वाराणसी का टेंट सिटी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का अच्छा कदम है, जिसकी पर्यटक जमकर तारीफ कर रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन से अगर बात करें तो आज टेंट सिटी की शुरुआत जो है कर दी गई है और हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ पर्यटक हैं जो यहाँ पर बनारस के टेंट सिटी में आए हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका नाम? जी, अनुज कुमार मेरा नाम है। अनुज जी, कहाँ से आए हैं आप? जी, झारखंड, चाईबासा। ये बताइए कि आज आप टेंट सिटी में आए हैं बनारस के, कैसा अनुभव यहाँ का आपको लग रहा है? ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है बनारस में, और जो है इससे पहले तो मैं बनारस भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ यहाँ पे। तो टेंट सिटी का ऑनलाइन मैंने देखा, देन बुक किया। किस आप दर्शकों को हमारे बताएं कि कहाँ से आपने बुकिंग की, कैसे बुकिंग की, क्या प्रक्रिया थी, कहाँ कितने का आपको रूम पड़ा, क्या हुआ? पहले न्यूज़ चैनल के थ्रू पता चला कि टेंट सिटी का जो है यहाँ पे उद्घाटन होने वाला है। देन टेंट सिटी सर्च करके ये बुकिंग का ऑप्शन मुझे मिल गया था। एंड बुकिंग के बाद जो है जो भी था प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट का, एंड पर पर्सन जो है डिलक्स का जो है अप्रॉक्सीमेटली कपल्स का 7-8,000 के पर लगभग लगा। टेंट सिटी में ठहरने वाले पर्यटकों को वाराणसी का पूरा आनंद देने का प्लान है। लजीज व्यंजन से लेकर गंगा की सैर तक सब इंतजाम है। पर्यटक आध्यात्मिकता से लेकर काशी की प्राचीन परंपरा, घाटों तक का लुत्फ उठाएंगे। यानी जो एक बार भी इन टेंट हाउस में आकर रुकेगा, वो यहीं पर बस जाना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो काशी में गंगा पार रेती पर काशी के मंदिरों की तर्ज पर टेंट सिटी बसाई गई है, जिसे सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। रेत पर खूबसूरत लाइट के बीच इसकी चकाचौंध सैलानियों के मन को लुभा रही है। इस टेंट सिटी में अध्यात्म और आधुनिकता का समावेश है। तो आपको अब इस खबर का टॉप एंगल भी समझाते हैं। दरअसल टेंट सिटी में रुकने वाले यात्रियों को अब जो सुविधाएं हैं वो 5 सितारा होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सैलानियों को बनारसी स्वाद यहां चखने को मिलेगा। सुबह से शाम तक बनारसी घराने के संगीत यहां पर बजेंगे। सैलानियों के लिए नाव से आवागमन की सुविधा होगी और बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी यहां पर कराया जाएगा। हर दिन गंगा आरती में शामिल होने का भी मौका मिलेगा। तो टेंट सिटी में अभी तो बुकिंग फुल है, लेकिन अगर आप भी काशी का प्लान बना रहे हैं तो आपको नहीं पता है कि टेंट सिटी में रुकने का आपका क्या खर्चा आएगा। चलिए आपको वो भी बता देते हैं।
डीलक्स एसी कॉटेज में 1 रात 2 दिन प्रति व्यक्ति 7,500 रुपए का आपको किराया देना होगा और 2 रात 3 दिन के लिए 15,000 आपको देने होंगे। और प्रीमियम एसी कॉटेज के लिए 1 रात 2 दिन के लिए आप 10,000 रुपए अदा करेंगे, तो वहीं 2 रात 3 दिन के लिए 20,000 आपको देने होंगे। और काशी स्वीट्स की अगर बात करें तो 1 रात 2 दिन का किराया आपका 12,000 होगा और 2 रात 3 दिन के लिए 24,000 यहां पर आपको देने होंगे। वहीं गंगा दर्शन वाला अगर विला आप बुक करते हैं तो यहां आपको इसके लिए 1 रात और 2 दिन के 20,000 रुपए देने होंगे और 2 रात 3 दिन के लिए गंगा दर्शन विले के आपको 40,000 रुपए चुकाने होंगे। तो ये टेंट सिटी बेहद ही खूबसूरत और आध्यात्म और आधुनिकता का सुमेल है। अगर आप जाएं तो जरूर यहां का लुत्फ भी उठाएं। बहरहाल